आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि डिड यू रिसीव माई लेटर। बताइए कि यहाँ पर इसका पैसिव क्या होगा। सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म आपको बताना है और ये काफ़ी इजी यहाँ पर है। देखिए, डिड यू रिसीव माई लेटर, यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो रिसीव है ये क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद माई लेटर जो है ये पूरा मिला करके ऑब्जेक्ट है। माई लेटर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। यू जो है ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये हैव क्यों आ गया, ये बिल्कुल गलत है। हैव क्यों आ जाएगा, ये डिड है ना, तो डिड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है ना। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त टेंस नहीं बदलता है, ध्यान देंगे। तो पास्ट है तो ये हैव प्रेजेंट हो जाता है, तो ये नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। डिड माई लेटर वॉज, डिड माई लेटर वॉज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन रिसीव्ड बाय यू, यहाँ पर ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, डिड नहीं आएगा। देखिए वाज लग जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सिंपल पास्ट को बदलते हुए वाज वर आ जाता है। तो वाज माई लेटर, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, वाज माई लेटर। रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान देंगे कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया जाता है। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका सही रिजल्ट निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाई यू। कहानी समझ में आई। हमेशा जब भी देखिएगा पैसिव वॉइस बनता है ना, तो कुछ इस प्रकार से मैप बनता है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो देखिए ये चीज़ हमने बनाया। तो ये जो होता है पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आता है, इसको उठा करके सब्जेक्ट में लाते हैं। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, देन ये जो वर्ब रहता है इसका थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखिए। और एक चीज़ जो याद करने वाली चीज़ है उसमें ये है पैसिव वॉइस में कि टेंस नहीं बदलता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दो क्लू आप ज़रूर याद रखेंगे, इससे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पॉटिंग द ईडर से। इसमें ईडर बताना है आपको। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पार्ट में ईडर बताना है। इस सेंटेंस के चारों पार्ट यहाँ पर खोल के आपके सामने रख दिए गए हैं। मतलब कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, और उसके बाद ये अलग। समझ रहे हैं, ये यही चारों को मिला करके ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बना है। और इसको खोल करके अलग अलग रख दिया गया है। आपको बताना है कि इस वाले सेंटेंस में के कौन से पार्ट में ईरर है। आप ध्यान से देखिए और बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ना कि आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी एज। प्रॉब्लम सर यहीं पर है, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर लगेगा कि गलती यहाँ पर सरप्राइज के बाद सर ऐट आएगा, टू नहीं आएगा। तो देखिए टू बिल्कुल सही है। सरप्राइज के बाद ऐट तब आता है, सरप्राइज के बाद ऐट तब आता है जब इसके बाद कोई नाउन होता है। तो यहाँ पर तो नाउन है नहीं, सी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर जो सरप्राइज टू है ये बिल्कुल सही है। आई वॉज सरप्राइज टू बिल्कुल सही है, सी भी सही है। यहाँ पर जो ईरर है डियर स्टूडेंट वो एज में है, एज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एज नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाउ। या तो हाउ लगा सकते हैं कंजंक्शन के रूप में, या कि फिर दैट लगा सकते हैं, या कि फिर क्या लगा सकते हैं, दैट। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था। तो सी हाउ, हाउ मतलब कैसे अविका कुड राइट सच अ गुड पोएम इन हिंदी, कि अविका हिंदी में कैसे इतना गुड पोएम लिख सकती है। तो मैं क्या था, सरप्राइज था कि कैसे, या कि मैं सरप्राइज था कि अविका, या मैं सरप्राइज था कि कैसे। लेकिन एज का कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है। तो एज वाला जो है ईरर है। तो किसमें एज है, देखिए टू सी एज, एज ये ऑप्शन ए में सही हो जाएगा ना। एज इसी में, तो एज नहीं होना चाहिए। या तो वहाँ पर हाउ आएगा या तो दैट आएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दो खूबसूरत क्वेश्चन हैं। तो पहला वाला ये, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर नज़र दौड़ाइएगा, है ना। इसको मत देखिए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ईरर है। इसमें लिखा हुआ है कि दो ही इज़ पुअर कामा बट ही इज़ ऑनेस्ट, नो ईरर। खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही हैंडसम है, ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। अगर ये लड़की होगी तो ब्यूटीफुल, और लड़का होगा तो हैंडसम। ठीक है, तो बताइए कि ये हैंडसम है कि ब्यूटीफुल है। ये हैंडसम या ब्यूटीफुल आपको तब लगेगा जब इसमें प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कहाँ पर ईरर है। देखिए यहाँ पर जो ईरर है ना, दो ही इज़ पुअर। तो यहाँ पर कभी भी याद रखेंगे, आपके पास पेन है तो लिख लीजिएगा कि दो या आल दो, दो या आल दो वाले सेंटेंस में बट का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जोड़ने के लिए दो या आल दो वाले सेंटेंस में येट का प्रयोग होता है। किस चीज़ का होता है, येट का, YET, येट का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, दो और आल दो वाले सेंटेंस में बट नहीं बल्कि क्या आता है, YET, येट आता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सर।
अगला खूबसूरत क्वेश्चन ये भी आपका इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पर बताइएगा। कुछ बच्चे जो बहुत ही बहादुर है ना, इसको सही करके और तुरंत इसी में लपट गए होंगे, मतलब मना करने पर भी मान नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज हैं आप। तो बताइएगा कि माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। बताइए, मेरी माँ परिवार के लिए हर चीज़ करती है, तो क्या होगा? माई मदर हैज़। अब देखिए, कहानी ये है कि जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, टेंस वाला एरर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखेंगे कि माई मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सर हैज़ हैव आया है, फिर बीन आया है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है। तो ये देखने में आपको नहीं लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है सेंटेंस? लेकिन जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है तो उसमें सिंस और फार भी तो आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कहीं भी आप देखेंगे आगे सिंस और फार का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होगा, क्योंकि उस सिंस और फार के बिना कैसे होगा? उसमें कुछ ना कुछ निश्चित टाइम तो देगा, है ना। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहाँ से प्रॉब्लम सही करनी पड़ेगी। कहाँ से सर? यहाँ से। देखिए, यहाँ से हमको चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, और यहाँ पर हम चेंज करके हैज़ डन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माई मदर हैज़, ये काट करके हैज़ डन लिख सकते हैं, कि ये सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। देखिए, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें अंतर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पास्ट में शुरू हुआ, अब खत्म हो चुका है। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि काम पास्ट में शुरू होता है लेकिन अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरी माँ जो है परिवार के लिए हर चीज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो लिख सकते हैं कि हैज़ डन, या लिख सकते हैं इज डूइंग। क्या लिख सकते हैं? इसको काट करके माई मदर इज डूइंग एवरीथिंग फॉर माई फैमिली, फॉर द फैमिली। मेरी माँ परिवार के लिए सब कुछ कर रही है, एवरीथिंग कर रही है। ठीक है, इज डूइंग लिख सकते हैं, या माई मदर डज लिख सकते हैं। ये सब काट करके यहाँ पर DOES लिख सकते हैं, डज, यानी कि मेरी माँ जो है कि सब परिवार के लिए सब कुछ करती है, हर चीज़ करती है। ठीक है, तो हैज़ बिन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, या तो हैज़ डन या इज डूइंग या डज लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी में ओवरऑल ईरर था। अगला फिर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ईरर वाला करने में हमको बहुत मज़ा आता है, और ईरर ज़्यादातर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ईरर में पूरा टेंस और आपका ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें when learning to drive it is important to relax in between and take breaks। क्या होगा सर? अरे भाई, ईरर पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, when learning, प्रॉब्लम यहीं पर है। when नहीं होगा, while होगा। क्यों सर? जब सीख या सेंस कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस का? नहीं ना, तो while लिखेंगे। when नहीं, क्या होगा? while। while क्यों लिखे सर? वाइल क्यों लिखे आप? ड्राइव करते समय या ड्राइव करने के दौरान। ठीक है, वाइल लर्निंग टू ड्राइव, वाइल लर्निंग। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, लर्निंग के बाद डायरेक्ट टू नहीं आता। एक तो ये वेन नहीं होगा, वाइल होगा। ऑप्शन ए सही है इस सेंटेंस में, लेकिन दो गलतियां हैं ए में ही। एक तो वेन नहीं, वाइल होगा। दूसरी गलती जो है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, कई बार यहाँ से एरर आते हैं। लर्निंग के डायरेक्ट बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आता है। ठीक, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लर्निंग हो गया, नो हो गया, नो के बाद भी डायरेक्ट टू नहीं आता है। जैसे आई नो टू राइट नहीं लिखते हैं, आई नो हाउ टू राइट लिखते हैं ना, मैं जानता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। तो लर्निंग के बाद हाउ लगा करके टू लिखते हैं, लर्निंग के बाद क्या लगा करके? हाउ, HOW। तो यहाँ पर क्या होगा जाएगा? वाइल, WHIL। तो क्या हो जाएगा? वाइल लर्निंग हाउ टू ड्राइव। क्लियर? तो याद रखेंगे, लर्निंग के बाद डायरेक्ट टू नहीं आता है, हाउ लगा करके टू लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नो, जो KNOW होता है ना, उसके बाद भी डायरेक्ट टू नहीं आता है, उसके बाद हाउ लगाते हैं। आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू वॉक, आई नो हाउ टू राइट। बात समझ में आ गई? चलिए,
ये लास्ट वाला जो खूबसूरत यहाँ पर सेंटेंस है, इसका भी बता दीजिए ईरर क्या होगा सर। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक। तो 4 पार्ट में सभी पार्ट के 25-25% हक हैं। मतलब कि ऑप्शन ए का जो हिस्सा है वो कहता है कि भैया 25% मेरा हक है कि मैं सही हो जाऊंगा। ऑप्शन बी भी कहता है कि 25% मेरा हक है कि मैं सही होऊंगा। सी भी कह रहा है, डी भी कह रहा है। तो ज़्यादातर बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई एरर वाला सेंटेंस देखते हैं तो सीधा उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे ज़बरदस्ती गलती करते हैं कि नहीं सर गलती यहीं पर है, नहीं सर गलती यहीं पर है। सेंटेंस में 4 ऑप्शन है तो भैया डी वाला भी तो कभी ना कभी सही होगा। तो बात वही है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पर लग सकता है कि सर अपॉर्चुनिटी के पहले द लगा है, यही गलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये द इसलिए लगा है क्योंकि ये निश्चित कर रहा है किसी खास अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, किसी खास मौके की बात की जा रही है। आई हैव द अपॉर्चुनिटी, इसको मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है, इसको मतलब इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द अमेरिका। भाई अमेरिका में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ खास है ना, कुछ उसको निश्चित बनाने के लिए द का प्रयोग किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एरर नहीं इस सेंटेंस में। क्लियर। चलिए आगे भी एक प्यारा सा यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है, इसमें बताइएगा कि किस पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पीरियल गवर्नमेंट। अब बताइए किस पार्ट में एरर है। स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पीरियल। एक चीज़ समझिएगा, एक ईडियम होता है, सिंपल सी बात है, एक ईडियम होता है ना, एक ईडियम है स्टे क्लियर फ्रॉम। देखिए स्टे क्लियर फ्रॉम द, यहीं पर प्रॉब्लम है। तो स्टे क्लियर नहीं होता है, स्टे क्लियर के बाद फ्रॉम नहीं आता है। ये जो फ्रॉम है ना ये गलत है। स्टे क्लियर ऑफ का प्रयोग होता है, स्टे क्लियर ऑफ। और कौन सा ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ नहीं, सिंगल एफ वाला। स्टे क्लियर ऑफ, स्टे क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना आप दूरी बनाए रखना। क्या होता है, दूरी बनाए रखना। ट्राई टू स्टे क्लियर ऑफ द इम्पीरियल गवर्नमेंट। ये कुल मिलाकर के एक फ्रेज है, स्टे क्लियर ऑफ द, फ्रॉम नहीं होता है, ऑफ द। आप कभी मेट्रो में यात्रा किए हैं? मेट्रो में पता है क्या बोलता है, अनाउंस करता है वहाँ पर, कीप क्लियर ऑफ द डोर, प्लीज़ कीप क्लियर ऑफ द डोर, ऐसे बोलता है मेट्रो में। मतलब दरवाजों से दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो कीप क्लियर या स्टे क्लियर के बाद क्या आता है, ऑफ का प्रयोग होता है। अच्छा, कीप फ्रॉम, अगर डायरेक्ट कीप रहेगा, डायरेक्ट कीप रहेगा तो फ्रॉम लगा सकते हैं, या स्टे के साथ डायरेक्ट फ्रॉम लगा सकते हैं। लेकिन बीच में क्लियर आ गया तो फ्रॉम नहीं बल्कि क्या होगा यहाँ पर, ऑफ होगा। बात समझ में आ गई। तो ईरर किस पार्ट में था, सी वाले पार्ट में था। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पर फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ होगा। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है सर। He began his discussion by pointing over that men and women had different biological function। बताइए। अच्छा, जो जितने बड़े मतलब इतना मज़ा आता है ना, अगर बड़ा बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एरर पूछे तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज़ वेल, क्योंकि जितना बड़ा सेंटेंस उतना छोटा एरर। सच बता रहा हूँ, कभी भी आप देखिएगा, और जितना छोटा सेंटेंस उतने बड़ा एरर। तो सेंटेंस बड़ा देख करके डरना नहीं है। जैसे ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा ये वाला था ना, इसमें क्या था, सिर्फ यहाँ पर छोटा सा गलती थी, छोटी सी गलती। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी है। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ तक की तो कहानी बिल्कुल सही है। पॉइंटिंग ओवर कर रहा है, बिल्कुल सही। किसी चीज़ को पॉइंटिंग करते हुए कह रहा है, खास तो यहाँ पर बाय पॉइंटिंग ओवर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। दैट भी सही है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेन एंड वुमेन, मतलब आदमी और औरतें, जो आदमी लोग हैं पुरुष लोग हैं और औरतें महिलाएं हैं, ठीक, हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। ये तो बात बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आदमी है औरत है, बायोलॉजिकल जो उनका फंक्शन है वो अलग है, डिफरेंट है। तो जब भी इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, तो हैड नहीं होगा। ठीक है, हैड क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट में होगा। मेन एंड वुमेन हैव लगा सकते हैं, यहाँ पर हैड के जगह क्या लगा सकते हैं,
हैव लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म के लिए। तो हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर था। अगला देखिए एंटोनिम है। एंटोनिम जो है कि देखने में छोटा लग रहा है सर, अट्रैक्टिव। यार सर क्या मतलब, इतना आसान। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब तो सर पता है आकर्षक होता है, ठीक है, आपको पता है कि आसान है। लेकिन जब इसका एंटोनिम आप बताने जाएंगे ना तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, सर ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन गलत, ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, ठीक है। जो गलती यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर एक्चुअली में सी सही है, रिपल्सिव, ठीक है। अब देखिए अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, और वहीं रिपल्सिव मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षक। इसका ठीक उल्टा, एंटोनिम का मतलब क्या हो गया, ठीक उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाए रिपल्सिव। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अननेचुरल पर क्लिक कर देंगे। अननेचुरल मतलब होता है कि अप्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक। बात समझ में आई। अट्रैक्टिव का उल्टा रिपल्सिव, हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। जैसे ही आप अट्रैक्टिव देखते हैं तो अननेचुरल या किसी और चीज़ पर आप क्लिक करके चले आएंगे एग्जाम में। लेकिन अट्रैक्टिव का सीधे सीधे उल्टा होता है, ये आकर्षक और ये प्रतिकर्षक, सीधे सीधे उल्टा, सीधे सीधे एंटोनिम होता है रिपल्सिव। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अननेचुरल पता है आपको, मॉडर्न पता है। डिसअप्रूविंग का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। लास्ट क्वेश्चन हियर, बाउंडलेस, इसको कैसे याद करेंगे सर। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है, देखिए बाउंडलेस को याद करेंगे बाउंड्री से। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाउंड्री मतलब एक सीमित होती है, बाउंड्री मतलब एक सीमा होता है। तो बाउंड्री लेस, यानी बाउंड्री लेस से बना बाउंडलेस, मतलब असीमित, इनफाइनाइट। जो चीज़ लिमिटलेस हो, इनफाइनाइट हो, दैट इज बाउंड्री लेस। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये हो गया इनफाइनाइट मतलब असीमित, इसका उल्टा हो जाएगा फाइनाइट। एंटोनिम इसका बताना है तो फाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाउंडलेस का मतलब, बाउंडलेस का मतलब लिमिटलेस या इनफाइनाइट, तो इसका उल्टा हो जाएगा फाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी आपको पता है एक्सपेंसिव का मतलब विस्तृत कह सकते हैं, विस्तार रूप से, ठीक है। वेस्ट का मतलब व्यापक, और हाई का मतलब भी आपको पता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने आपको 10 कराए, और उम्मीद है कि इन 10 में से आपके कम से कम 10 में से आपके कम से कम 7 क्वेश्चन तो सही हुए ही होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने सही हुए। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लगभग 7 तो सही होंगे, जो नए होंगे उनके लगभग 5 सही होंगे। ईमानदारी से थोड़ा बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, द सुधीर पांडे सर्च करके। देखिए इस प्रकार के क्विज हम वहाँ पर बिल्कुल फ्री में भेजते रहते हैं। अच्छा, एक जो ये चल रहा है ना, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया, तो रूस पर भैया प्रतिबंध लागू हो गया। आज ही के करंट अफेयर में हमने आपको बताया था सुबह। अब देखिए रूस से भारत बहुत कुछ आयात करता है, और ये आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब जो जो रूस है वो ज़्यादातर देशों से व्यापार नहीं कर पाएगा। अब भारत का जो आयात निर्यात होता है रूस से, अब इसमें इसके चक्कर में देखिएगा महंगाई और बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी खतरनाक बात है। तो करंट अफेयर याद करने के लिए डियर क्या करना है ना, कि आपको क्या करना है कि जो चीज़ें जो चल रही हैं देश में, जो चीज़ें आपको याद करनी है, वो एक दो लोगों से डिस्कस कर दीजिए। भले ही सामने वाला उस चीज़ को समझे या ना समझे, उसकी सोच उस लेवल की हो या ना हो। अगर उस लेवल की सोच नहीं है या वो चीज़ नहीं समझने वाला है, तो आपको थोड़ा और अच्छा होगा। उसको ऐसे बताइए कि अरे भाई देखो महंगाई बढ़ने वाली है, और रूस, अमेरिका और उसके बाद यूक्रेन, इस सब में बहुत लफड़ा चल रहा है ना। तो देश देश में जब लफड़ा हो रहा है, और जब इस प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जा रहे हैं, जब व्यापार नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो ये कुछ आप डिस्कस करेंगे ना तो चीज़ें इजीली याद हो जाती हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो अभी तक मेरी अगर आवाज़ सुन रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, और डेफिनेटली मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।